तो अभी तक हम कितनी चीज़ें करते आए थे, जितने भी टेस्ट करते आए, जितने भी वो चीज़ें करते आए, वो सब आपस में कंपेयर कर रही थी। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा वो कंपेयर कर रहा था। भले हम उनका मीन कंपेयर कर रहे हैं, भले हम उनका प्रोपोर्शन कंपेयर कर रहे हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं वो है उनका रिलेशनशिप का मतलब कि अब हमने उसी 50 लोगों का दो चीज़ें रख ली, हाइट भी नाप ली और वेट भी नाप लिया। हाइट और वेट नाप लिया और ये देखा गया क्या हाइट के बढ़ने से वेट बढ़ता है या घटता है, या आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं होता हाइट और वेट का। इससे फायदा क्या होगा, जैसे हम कहते हैं कि भी मान लिया कि जिनको बीपी है, क्या उनको डायबिटीज है? आपस में कोई रिश्ता है इनका, बीपी डायबिटीज का, ऐसे करके, या कुछ भी किसी भी कि भी मान लिया कि उसको हार्ट डिजीज है, किसी का हार्ट, मान लिया कि भाई किसी को पेस मेकर लगा हुआ है और उनके उसके कोई और, मतलब हमने 50 लोग ऑब्जर्व करे जिन सब 50 को पेस मेकर लगा हुआ था, उसका कुछ और हमने लगाया कि भाई इनके हार्ट अटैक के नंबर्स देखो कि इनको कितनी बार हार्ट अटैक आया लाइफ में। तो क्या इसका आपस में कोई रिश्ता है कि भाई जिनको ज़्यादा हार्ट अटैक आए थे उन्हीं को पेस मेकर लगा, या जिनको एक ही बार हार्ट अटैक आया और फिर भी पेस मेकर लगा दिया गया, समथिंग, कुछ भी, कोई भी रीजन। तो इस तरीके से इसका मतलब कि हम सिर्फ डिफरेंसेस नहीं देख रहे दो ग्रुप के अंदर, हम उनका आपस में कोई रिश्ता भी देख रहे हैं। उल्टा हम ज़्यादातर ये देखते हैं, मतलब अगर अपने साइंस डेवलप करते हैं, हम पेशेंट को अगर कुछ बताएं, अच्छा तुझे ये होने के चांसेस हैं, इसका ध्यान रखो, ये करो, तो प्रिकॉशनरी कितना होता है उसके अंदर। तो हम जितने तरीके की डिज़ाइन पढ़ के आए थे उसमें भी हम उसमें देख रहे थे कि हम हर चीज़ का ये तो डिफरेंस तो नहीं निकाल रहे ना, दो तरीके का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, हम उनका आपस में रिलेशनशिप भी दिखा रहे थे। हम डिज़ाइन में पढ़ के आए थे, उसमें देखोगे जाके दोबारा कि हम दो चीज़ों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये भी देख रहे थे। अब वो डिज़ाइन लोगे, उस डिज़ाइन के लिए तुम किस तरीके की स्टैट्स लगाओगे, ये आएगी कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन, कोरिलेशन मतलब उनका आपस में रिश्ता क्या है, रिश्ता पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, और नेगेटिव मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, ऐसे करके ये आगे आएगा इसके अंदर। और कितना मतलब एक तो ये होता है कि भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कुछ नहीं है, या एक और आता है कि कितना पॉजिटिव है तो वो कितना डिग्री क्या है उसकी। डिग्री मतलब हाउ मेनी परसेंटेज, एक तरीके से बोला कि भाई आपस में ये दोनों जुड़े तो हैं लेकिन 30% जुड़े हुए हैं, 50% जुड़े हुए हैं, 70% जुड़े हैं, 90% जुड़े हुए हैं। तो स्ट्रेंथ क्या रिलेशनशिप की एक तरीके से, तो आपस में कुछ ना कुछ तो है जुड़ा हुआ, लेकिन कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है, डिग्री। तो डिग्री भी आता है, डिग्री एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिलेशनशिप, ये भी देखा जाता है ऐसे करके। पॉजिटिव नेगेटिव तो है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या घटता है, या ये तो होता है कि उसका कि क्या साइड है उसकी बढ़ने घटने की। दूसरी अगर जो भी है भले बढ़ रहा है या घट रहा है या कैसे, तो फिर लेकिन उसमें कितनी डिग्री पे उस पर फर्क पड़ता है उसके अंदर। तो ये 2-3 चीजें इसमें देखते हैं, और इसको कहते हैं कोरिलेशन। है नहीं है या नहीं है, और दोनों की डिग्री क्या है एक तरीके से, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, और नहीं है, अगर नहीं है तो काम ही खत्म, उसका कोई रिश्ता ही नहीं है, काम खत्म। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो कितना है, नेगेटिव है तो कितना है, ऐसे करके। तो ये होता है कोरिलेशन। रिग्रेशन का मतलब अगर तुम्हें जब पता लग गया कि दो लोगों का आपस में कोई रिश्ता है, दो वेरिएबल्स का आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो क्या तुम इसके आगे के किसी एक नए डेटा के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर एक पता हो तो दूसरे के बारे में बता दो? क्योंकि तुम्हें पता है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, तो अगर कोई ऐसा कोई डेटा पॉइंट दे दूं जिसके बारे में अगर हमको नहीं पता, तो क्या उस के सामने वाले डेटा पॉइंट के बारे में तुम बता पाओगे? तो ये कहते हैं इससे रिग्रेशन वाले से कि तुम अगली चीज का प्रिडिक्ट करके दे देते हो, भले इसका कोरिलेशन पता हो पहले तब। तो ये बेसिक सा इसका पूरे की कहानी है। अब ये इसका क्योंकि शायद अभी तक कोई क्वेश्चंस में आया नहीं आई थी, तो मैं तुमको बोलूँ कि ये पूरा डेप्थ में मत पढ़ना, कंसेप्ट वाइज बता देती हूँ और क्या क्या लिखना है वो तुमको दिखा देती हूँ एक बार में, वरना जो वीडियोज है उससे वो भी आ जाएगा, कंसेप्ट वाइज अच्छे से डेप्थ में तुम सीख सकते हो उसको इसके अंदर। क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, मतलब ये दिमाग को बताने के लिए कि हर जगह कंपेयर नहीं किया जा रहा, हम कहीं उसका
रिलेशनशिप भी देख रहे हैं, और रिलेशनशिप देखने से हमें उसका कुछ आइडिया आ रहा है। तो कहीं अगर तुम किसी तरीके की रिसर्च पढ़ो जिसमें उनका रिलेशनशिप दे रखा हो, तो वहाँ पे इस तरीके का स्टैट यूज़ किया हुआ होगा, और तुमको तो अपने लगेगा अच्छा ये क्या हुआ, कोरिलेशन कैसे निकाला इन्होंने, ये क्या निकाला, ये कहाँ निकलता है, ये क्या वर्ड है एक तरीके से। तो मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूस वेरिएबल, एक तरीके से ये आ गया। सो फार द क्वालिटेटिव डेटा हैव बीन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस, dispersion या shape of frequency distribution or curve. Sometimes two continuous characters are measured in a same person, such as height, weight, कुछ भी, weight and cholesterol, height, weight and height. In other terms, the same characters is measured in two related groups such as tallness in parents and tallness in children. दो चीजें हुई कि पेरेंट्स की हाइट और चिल्ड्रन की हाइट, ये भी तो नापी गई किसी तरीके से। स्टडी ऑफ IQ इन ब्रदर्स और उनकी सिस्टर्स के बीच में, ऐसे करके बहुत सारी चीजें नापी गई। द रिलेशनशिप और एसोसिएशन, ये है इसकी डेफिनेशन, द रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव मेजर्स और कंटिन्यूस वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। द एक्सटेंट or degree of relationship between two sets of figures is measured in terms of another parameter, correlation coefficient, जो तुमको बताया मैंने कि भाई एक तो उनका आपस में कोई रिश्ता है और वो कितना है, उसकी डिग्री या एक्सटेंट का पता करने का थोड़ा जो मैथ लगता है उसके ऊपर, उसे कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। बस जिसको हम R से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, इस R से उस कोफिशिएंट को डिनोट करते हैं, नाम रख दिया गया उसका, ताकि R लिखा होगा तो इसका मतलब वो डिग्री और एक्सटेंट बताया जा रहा है इसके सामने। अगर R नहीं लिखा, सीधा लिख दिया कि हाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है पता करने का, इसका मतलब कोरिलेशन बताया जा रहा है, बस थ्योरी बताई जा रही है। थ्योरी का मैथमेटिकल रूप जो है वो ये है। When two variable characteristics in the same series or individuals are measured in quantitative units such as height and weight या temperature और pulse या कुछ भी, इसके वजह से कुछ भी निकालो, और whether there is any association or relationship between them or not, but also the degree और एक्सटेंट ऑफ सच रिलेशनशिप, ये पता की जाती है। तुमको सेम चीज़ है इसमें बता दी। जैसे कि एक टेम्परेचर लिखा, पल्स रेट लिखा, तो तुम ये देखोगे कि 98 अगर टेम्परेचर होता है तो उसका पल्स 72 है, लेकिन अगर 99 टेम्परेचर हो जाता है तो उसका पल्स रेट 80 पहुंच जाता है। एक तरीके से ये उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ डेटा है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 100 अगर है तो उसकी पल्स 88 है, तो इसका मतलब कि हर बार 1 डिग्री पल्स के बढ़ने, उसके बढ़ने से, फीवर टेम्परेचर के बढ़ने से 8 पल्स का 8 बीट्स रेज करती है। तो इसका मतलब ये कोई रिश्ता निकला इस तरीके से, बायोलॉजिकली ऐसा देखा गया है। ऐसे केयरफुल एग्जामिनेशन रिवील्स दैट पल्स रेज बाय 8 बीट्स विद 1 डिग्री रेज इन टेम्परेचर, बट सच परफेक्ट कोरिलेशन इज रेयरली पॉसिबल, रादर नेवर सीन इन टू बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे करके एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ऐसा नहीं कि हर केस में हो, लेकिन ऐसा कहीं मिला उनको जैसे, तो उनको ये पता कैसे चलेगा, ये इस चीज से पता चलेगा, इससे। कोरिलेशन डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट इट डज नॉट प्रूव दैट वन पर्टिकुलर वेरिएबल अलोन कॉज द चेंज इन द अदर। ये मोटी बात है कि अब ये देख रहे हो कि तू यहाँ 98 आने से 72 आ गया, 99 आने से 80 आ गया, 8 का रेज आ गया इसके अंदर, पर तुम ये नहीं कहोगे कि बस अकेला टेम्परेचर रेज होने की वजह से ही पल्स बढ़ता है। इसका हाँ, इन दोनों में आपस में कुछ साथ में दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है आपस में, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका कॉज ये हो। ये बात है कि जरूरी नहीं है कि इसका कोई डज नॉट प्रूव कि एक वेरिएबल का ये इसी वजह से ये बढ़ रही है, हो सकता है इसमें कुछ और रीजन इन्वॉल्व हो रहा हो, 2 चीजें इन्वॉल्व हो रही है, ये तो इन्वॉल्व हो ही रहा हो, बाद में कुछ और भी इन्वॉल्व हो रहा पल्स रेट करने के अंदर से, ठीक है। पल्स उसमें जाके ब्रेन में जाके कोई नर्व प्रेस कर, मतलब इतना हीट की वजह से कुछ नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है, नर्वस सिस्टम जाके उसमें हार्ट में कोई पल्स में चेंज आ देता है, या मे भी कुछ भी। तो तुम ये नहीं कह सकते कि, और हो सकता है कि वो जब ये डाउन आ जाए उसके बाद भी ये पल्स इतनी जल्दी डाउन ना आ रही हो, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम इतनी जल्दी रिलैक्स नहीं हो रहा, ऐसे करके। मतलब थ्योरी बता रही हूँ, बस एक तुक्का बता रही हूँ कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर कोई रिश्ता मिल गया तो एक दूसरे का कॉज मिल गया, ये मिल गया कि हाँ ऐसा होता है, बस समथिंग कि ऐसा मिल गया इसके अंदर। द कॉज ऑफ चेंज इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन मे बी ड्यू टू अनदर रिएक्टिंग फैक्टर।
द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन वेरीज बिटवीन -1 to +1 एक्चुअली में। तो इसको कैसे करते हैं कि जैसे इसको अगर मैं इसको इजी भाषा में समझाऊं तो जैसे हमने अभी तक ये पढ़ते आए थे कि एक ग्राफ बनाओ पहले, तो जो भी हम डेटा पॉइंट लगा रहे हैं लाइन के ऊपर बनाते हैं, उसके अंदर उसका एक मीडियन मतलब हमने मीन निकाल लेते हैं। अब ये तो हुई मान लिया हाइट, एक हमने उन्हीं लोगों का, अब ये जो 10 लोग थे इन्हीं का हमने वेट भी निकाला, तो इस वेट को भी एक लाइन पे डालो वेट, और इसका भी मीन निकलेगा। लेकिन इन दो ग्राफ्स को, ये है सेम ही लोगों के, ये 50 लोग वही हैं और ये 50 लोग वही हैं, उन्हीं लोगों की हाइट है, उन लोगों का ही वेट है। लेकिन ये मान लिया कि भाई ये एक चीज है और इसको हाइट का और ये वेट का, अब इन दोनों ग्राफ्स को अलग अलग नहीं रखा जाता क्योंकि कंपेयर करना है, मतलब एक तरीके से रिश्ता निकालना, कंपेयर नहीं करना, इन दोनों का आपस में कनेक्शन निकालना है। तो कनेक्शन निकालना तो ये डेटा साथ में रखा जाएगा। तो इसको क्या किया जाता है, एक चीज को तो एक्स एक्सिस पे रख देते हैं और दूसरी चीज को वाई एक्सिस पे रख देते हैं। तो कैसे रखते हैं कि सेम ही चीज, ये डेटा ऐसे ऐसे यहाँ फैला दो और इसका मीन निकाल लो, इस डेटा को इस दूसरे वाले डेटा को यहाँ लगा दो और उसका मीन निकाल लो, ऐसे करके। तो सेम ही डेटा को कि भाई एक वाई एक्सिस पे रख देते हैं, एक एक्स पे रख देते हैं। अब तुमने देखा कि भाई किसी कोई एक डेटा पॉइंट यहाँ पे है, उसका वाई के साथ वाई उसका क्या जा रहा है, मतलब मान लिया ये पर्सन नंबर 1 था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उसकी हाइट जो भी निकली, इसकी हाइट निकली ये। अब ये पर्सन नंबर 1 है, इसकी हाइट है ये। ऐसे ही यहाँ पे ये पर्सन नंबर 1 है, अब इसका क्या निकला, वेट। और वेट निकाला उन्होंने, कोई भी वेट निकाल दिया उसका जो उसमें दिया। तो इन दोनों का कि भाई इसी का हाइट और इसी का वेट, ये दोनों एक ही डॉट से डिनोट करते हैं। वो कैसे बनता है वो वीडियोस में वो समझ में आ जाएगा। बस इतना है कि भाई ये दोनों का डेटा एक ही डॉट से डिनोट करेंगे। यहाँ पे ये, क्योंकि एक तो ये अलग है, ये भी अलग है, लेकिन ये जब तुम एक दूसरे पे चढ़ाओगे ये दो इसके अंदर एक्सिस के अंदर, तो इसको डिनोट करने का कि ये सारा डेटा एक साथ कंबाइन करके एक ही डॉट के रूप में ये डिफाइन करने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं कि भाई इसमें डेटा ये आ गया। अब जैसे ये इसमें देखो एक्स एक्सिस में, तो इसमें ये देखते हैं कि भाई ये 1 पर्सन नंबर 1, ये पर्सन नंबर 2, ये पर्सन नंबर 3, ये पर्सन नंबर 4, बीच में 2 और हैं, ऐसे करके यहाँ पे ये 2 और लोग हैं, ऐसे करके। तो ये इसकी हाइट है उस पर्सन की और ये उसका वेट है, मान लीजिए एग्जाम्पल करके, ऐसे करके। तो ये देखा गया कि अब जैसा भी ये डेटा है, क्या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है? तो अगर ऐसा है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता जाता है कि भाई ये भी बढ़ रहा है और इसमें इसका आंसर भी बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी लगाया तुम्हें, ये भी आ गया, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ गया, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। और अगर एक के बढ़ने से, अगर ये तो बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करिए, ये तो बढ़ने की तरफ जा रहा है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है, इस वाई एक्सिस की वैल्यू, ये तो घटने की तरफ जा रही है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर इनका आपस में कुछ नहीं समझ में आ रहा कि भाई एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या घटता है इसके अंदर, तो थोड़ा सा, अगर ये थोड़ा सा इसको इसमें और इन्होंने बोल दिया कि पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव बोल दिया गया, थोड़ा सा नेगेटिव है जी, थोड़ा सा पॉजिटिव है जी, बहुत ज्यादा नहीं पता, ये तो परफेक्ट है, ये तो परफेक्ट है कि ऑलमोस्ट एक के बढ़ने से दूसरा घट ही रहा है, एग्जैक्टली ऐसे करके। और यहाँ भी कंफ्यूजन है कि भाई पता नहीं एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या एक दूसरे के बढ़ने से दूसरा घटता है, ये क्या चल रहा है, समथिंग कुछ तो है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ऐसे करके, और यहाँ पे तो अभी जिसका थोड़ा सा अंदाजा नहीं है, तो ये लाइन, ये जो लाइन होती है ये ड्रॉ कर ली जाती है, और ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं, ये जो लाइन, इसे इमेजिनरी लाइन बताया जाता है कि जो डेटा पॉइंट्स तुमने रखे हैं ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है उस डेटा का, उस ग्राफ से तुमने बताया, और तुम इस मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स के साथ ये लाइन जोड़ने की कोशिश करते हो, और ये लाइन ही तुम्हें बता देती है आइडिया कि अगर ये सारे डेटा पॉइंट्स लगभग एक ही लाइन पे आ गए, फिर उसकी कोई डायरेक्शन हो गई, ये तो पॉजिटिव हो गई, ये डेटा पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ गए, उसकी एक डायरेक्शन हो गई, तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे किसी भी कोई भी लाइन बना लो, ये बना लो, वो बना लो, कैसे भी बना लो, सारे डेटा पॉइंट एक पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन सी तो समझ में आ रही है कि इस टाइप हो सकता है, तो ये पॉजिटिव की तरफ बता दिया, पार्शली पॉजिटिव। लेकिन इसमें भी देखा कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसको एग्जैक्ट तुम बता पाओ कि भाई सारा डेटा पॉइंट कैसे जोड़ोगे, इस तरीके से जोड़ोगे, इस तरीके से जोड़ोगे, जैसे भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हो ये लाइन इसी तरफ जा रही है, तो ये पार्शली नेगेटिव बोल दिया गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे
ये बिल्कुल ही रैंडम हो जाए ऐसे करते, यहाँ पे भी लग जाए, यहाँ पे भी लग जाए, सारा कुछ लग जाए, तुम इतने सारे डेटा पॉइंट यहाँ जोड़ लो, यहाँ जोड़ लो, ऐसे करके कुछ किसी तरीके से नहीं जोड़ पाते हो, इसे कहते हैं परफेक्टली नेगेटिव या एब्सोल्युटली नो रिलेशन। इसके अंदर भी ये है कि भाई अगर ऐसा हो जाए, या एक तो ये ऐसा है आपस में कोई इसका नहीं होता ग्राफ, और एक बिल्कुल ही रैंडम, दो एग्जाम्पल होते हैं रैंडम के, ये बिल्कुल ही कुछ नहीं पता जी ऐसे करके, तो इसमें भी कहते हैं एब्सोल्यूट नो रिलेशनशिप। तो हम क्या लेके चले थे, एक तो बताने के लिए कि हम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई रिश्ता नहीं है। तो हमने कहा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पार्शली पार्शली भी है, और कोई भी नहीं है। तो एक चीज तो हमने डेटा पॉइंट को प्लॉट करने से ही इतना सीख लिया। तो एक तो ये चीज, तो इसमें क्या बोला, टाइप ऑफ कोरिलेशन में परफेक्ट, पॉजिटिव, और जब इसका कोई इस पे मैथ लगाएंगे, किसी भी तरीके से जो भी मैथ लगती है, तो इसके अंदर ये +1 इसका आंसर आता है, इसका आता है -1 इसका आंसर, और यहाँ पे +1 और -1 के बीच में, कि अभी ये थोड़ा सा पार्शली पॉजिटिव है, तो मे भी हो सकता है इसका +3 आ जाए, +0.5 आ जाए, 1 की तरफ जो भी आ जाए, 0.8 आ जाए, ऐसे करके कुछ भी आंसर आ जाए। और ये नेगेटिव है तो इसका -3 आ जाए, -8 आ जाए, ऐसे करके कुछ भी आ जाए इसके अंदर। तो ऐसा होगा, यहाँ कोई रिश्ता नहीं है तो यह R = 0 हो जाएगा। तो यहाँ R = +1, R = -1, अगर ये परफेक्टली इस लाइन के ऊपर है तो। लेकिन अगर, और वो भी हम देख के नहीं बताते, ये कैलकुलेट होता है फॉर्मूले से, कि भाई बताओ जी, फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, बस इतना आइडिया होता है कि ये +1 की तरफ होता है, +1, -1, और हर चीज इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच चल रही होती है बाकी की। इससे हम पता करते हैं। परफेक्टली नेगेटिव इसने बता दिया, ये आ गया, इसके थ्योरी पढ़ लोगे, इसमें नेगेटिव है, और मॉडरेटली पॉजिटिव और मॉडरेटली नेगेटिव, R इससे बड़ा है, छोटा है, R से डिनोट किया जा रहा है उसको, ठीक है। अब इसकी जो जैसा सा डेटा है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम अनग्रुप्ड सीरीज, अनग्रुप, ठीक है, दो अलग अलग तरीके का उसमें डेटा है, अनग्रुप्ड है। व्हेन एसोसिएशन वेरिएबल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब ये इनका पता लग गया कि जो भी तुमने वेरिएबल लिए हैं इनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो फॉर्मूला लगता है वो है, फॉर्मूला ये होता है। और इस फॉर्मूले को या इस पूरे कोरिलेशन को फाइंड करने को जो टेस्ट लगा रहे हैं एक तरीके से, उसी का सब पार्ट, जिसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, उसे कहते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये फॉर्मूला लगता है, इतना ही याद रखो। इसके दो फॉर्मूले हैं, ऐसा भी है और ऐसा भी है, ऐसे करके बस इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा, क्योंकि ये कैसे लगेगा, ये सारा कैलकुलेशन करके इसमें दे रखा है, वीडियो में देखोगे कैलकुलेशन देख लोगे, पर इतना डेप्थ में नहीं समझने की जरूरत। बस इतना याद रखो कि भी जो भी ये डेटा पॉइंट्स रख रहे हैं, इसका एक हल्का सा आइडिया दे रही हूँ कि जो भी ये डेटा पॉइंट जैसे रखा है इन्होंने, तो इसका ये इन्होंने 1SD और ये इसका 2SD, ये इस तरीके से बनाते हैं। पहले हम जैसे ग्राफ के अंदर ऐसे बनाते थे, ऐसे करके 1SD 2SD ऐसे करके। अब ये क्योंकि डेटा पॉइंट ऐसे हैं, ग्राफ में ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये थोड़ा सा समझने के लिए, एक तरीके से इंडिकेशन के लिए कि यार कुछ ऐसा होगा। और इसका ये क्या समझना क्या चाहते हैं इसके अंदर, कि जो लाइन बनाई है, जैसे हम यहाँ क्या समझना चाहते थे कि मीन से ये डेटा कितना दूर है, कैसा फैला हुआ है, यही समझ रहे थे हम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से, वेरिएशन से, और यही समझ रहे थे हम कि भाई मीन से हम कितने दूर हैं। अब ये समझ लो कि ये जो लाइन है बनाई है इन्होंने, उसमें से ये समझ आ जाते हैं कि ये डेटा पॉइंट उससे कितने दूर फैले हुए हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्यों समझना है, उससे ये समझ में आ रहा है कि अगर तो इस लाइन के परफेक्टली ऊपर है, इसका मतलब कि भाई सारा डेटा उसी के 1SD से अंदर के अंदर अगर आ रहा होगा, इसी के अंदर सारा आ रहा होगा, तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप +1 की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सारा कुछ उसी लाइन के ऊपर है। लेकिन अगर ये दूर जा रहा है, 1SD 2SD ऐसे जो भी कैलकुलेट कर रहे होंगे जिस तरीके से, तो इसका मतलब वो डेटा बहुत फैला हुआ है। तो वही समझाने का तरीका, जैसे हम इससे हम समझाते थे, तो जो भी हाइपोथेसिस लेके चलेंगे तो इस तरीके से सेम ही चीज का, इसी चीज का एक अलग सा इंटरप्रिटेशन है, समझ लेना कैसे कैलकुलेशन है, ये क्या वो फॉर्मूला है, ये है जो ये फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे कि इसको पियर्सन कोरिलेशन के अंदर जैसे ये फॉर्मूला है इसका, R = सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y इंटू वाई माइनस वाई बार अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये बहुत इजी तरीके से, ये रटने की भी जरूरत नहीं है,
वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उसके अंदर। अब उसका सारा कैलकुलेशन कि भाई एक्स कैसे निकालना है, एक्स कैसे बार कैसे निकालना है, या एक्स माइनस एक्स बार, फिर एक्स का स्क्वायर, या वाई और वाई बार, ऐसे करके सारा कैलकुलेशन इसमें दे रखा है, जैसे हम ऑलमोस्ट करते आए। अब सारी सारी नीचे की वैल्यूज आ जाएंगी, ये सारी सारी नीचे की वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करो और आंसर ले लो इसके अंदर। ठीक है, तो कंक्लूजन इसका बाद में ये है कि भाई अब ये जो आंसर आया है क्या आया है, उसको हम किस जगह डिग्री में जाके देखो और उसमें इंटरप्रेटेट करो। सिंपल 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे इस पे जिस पे भी निकालोगे। अब इसे बोल रहा है द न्यू इंटेलिजेंट टेस्ट इज नॉट यूजफुल अनफ टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनेशन दो अपेरेंटली मे बी इन ए लार्जर सैंपल इवन लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन माइट बी सिग्निफिकेंट व्हाइल अ स्मॉल सैंपल हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन मे बी सिग्निफिकेंट। ये तुमको बाद में समझ में आएगा, ये लाइन वैसे इंपॉर्टेंट है पर वो उतना पढ़ लो। अब दूसरी चीज अभी तक हम पढ़ के आए कि भाई अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है और अनग्रुप्ड है, लेकिन अगर वो ग्रुप्ड है, द डेटा आर ग्रुप्ड इन कोरिलेशन टेबल गिवन टू वे फ्रीक्वेंसीज, अगर है द टू वेरिएबल आर कोरिलेटेड बट दे डू नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनका ये वाला जो टेस्ट लगेगा स्पीयर्समैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इस बंदे का नाम इतना लंबा लगा के इसमें नाम लिख दिया, ठीक है, और इसको पी से नोट करते हैं, द सिंबल इज पी। तो ये फॉर्मूला उसमें लगता है, सिर्फ फॉर्मूले ही करने के ऐसा कुछ है। इसका मतलब हम कोरिलेशन निकाल रहे थे, अभी तक हमने समझा कि कोरिलेशन मतलब अभी तक हम डिफरेंसेस निकाल रहे थे, अभी तक जितने हम फॉर्मूले पढ़ के आए थे। अब हम ऐसा कुछ निकाल रहे हैं जिसमें हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। रिलेशनशिप निकाल रहे हैं तो जिस तरीके का डेटा है, भले वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड है, उसी अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लगेगा। तो वो वाला जो पहले वाला उसमें आर से डिनोट कर रहे हैं, इसमें इनको ये रो, इसलिए पी लिखा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रो, RHO, रो से डिनोट करते हैं इसके अंदर। ऑलमोस्ट ये हाफ पी जैसा लगता है। बेसिक सी सिंपल सी चीज है। इस सर वाली किताब से और दिखा दूँ थोड़ा सा, फिर कराती हूँ मैं रिग्रेशन। इजी है, बहुत इजी है ये, इसका बोझ लेने की जरूरत नहीं। सबसे मुझे इजी टॉपिक्स में ये लगता है इसको। अच्छा, रिलेशनशिप निकालने का कुछ भी मैथ्स लगती है और उसको पता चल जाता है कि भाई ऐसा कुछ इसका है। ये सर की किताब से इसमें रखा है, आई थिंक तुमको दिख रहा है, हाँ। क्योंकि ये बहुत कहीं आया नहीं हुआ, आई थिंक बस तुमको पता होगा इसका। तो सर ने ये देखिए यहाँ दिखा रखा है, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स में exist in this world such as height and weight or from our observation usually we can say that taller person will have higher weight than shorter height। मतलब जैसे कि अगर बंदा लंबा है तो उसका वेट भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका हाइट छोटी है, मोटा भी तो हो सकता है वो, तो उसका वेट बड़ा हो सकता है। तो इसमें हम आपस में कुछ कह नहीं सकते हैं इसका मतलब, लेकिन हम रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपस में रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो एट द एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वेट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम हिज हाइट, दो वी कैन ट्राई टू मेक रीजनेबल गेसेस अबाउट द वेट। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप of two variables such as height and weight or blood pressure or serum of TSH level, body temperature और pulse, किसी भी तरीके का आपस में, उसे कहते हैं स्टैटिकल रिलेशनशिप। हम ढूंढने की स्टडी ऑफ रिलेशनशिप जो हम कर रहे हैं उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। द मेथड डिजाइन टू डिटरमाइन द स्टैटिकल रिलेशनशिप मेथड कोरिलेशन एनालिसिस बोलते हैं उसको। और ये इस तरीके का जो स्टैटिकल रिलेशनशिप निकाल के दे ऑफ टू क्वांटिटेटिव डेटा कोरिलेशन एनालिसिस, द एक्सटेंट एंड डिग्री पता लगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये तुमको बता दिया। तो ये 3 वर्ड इसमें पता चल जाएंगे तुमको, ठीक है। द रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा नेचर, द अप्रोक्सीमेट स्टैटिकल टूल फॉर डिस्कवरिंग और मेजरिंग रिलेशनशिप एंड एक्सप्रेसिंग इट इन ए ब्रीफ फार्मूला इज नोन एज कोरिलेशन। एक फार्मूला के रूप में सेम ही चीज का बता देना। और कैसे ये जनरली डिनोट हो रहा है, आर से। प्रॉपर्टीज क्या है, ये सेम ही चीज का तुम्हें बताया। इट इज मेजर ऑफ द क्लोजनेस ऑफ फिट ऑफ ए रिलेटिव सेंस। क्लोजनेस ऑफ फिट मतलब जैसे ये चीज एक उस लाइन के ऊपर है या थोड़ा दूर है, एक तरीके से ये बताता है एक तो, और प्लस है माइनस है ये तो ये बता देता है। मतलब ये भी इस तरीके से इसको समझने का तरीका है। द correlation is perfect and positive, r is equal to 1,
एंड परफेक्टली नेगेटिव r इज इक्वल टू -1। और आप r 0 है तो उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये इसमें बता रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ये नेगेटिव कोरिलेशन है, इसमें बता रखा है कि नेगेटिव साइड जा रहा है। ये पार्शियली वाले सब नहीं गया, परफेक्टली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये परफेक्टली नेगेटिव। r इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे r इज इक्वल टू +1 लिखा हुआ है, छोटा है दिख नहीं रहा, ठीक है। और ये पार्शियली नेगेटिव, सेम चीज एब्सोल्यूट नो रिलेशनशिप। ये रहा यहाँ पे, ये रहा एब्सोल्यूट नो रिलेशनशिप, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0। ये पता करेगा, सेम चीज का दो जगह से पढ़ा दी तुमको मैंने। अब इसके अंदर ये दे रखा है इन्होंने, नोट अ कोरिलेशन ग्रेटर देन, हाँ अब वो जो माइनस प्लस जो भी बोल रहे हैं, एक तरीके से ये स्केल मान लो कि प्लस और -1 और +1 0 r है ये, तो जितना इसकी तरफ जाओगे, मान लिया ये 0.2 0.5 0.8, ये -0.2 -0.5 -0.8 जो भी, तो जितना +8 की तरफ गया, एक तरीके से जितना कोरिलेशन ग्रेटर 0.8 इज जनरली डिस्क्राइब एज स्ट्रॉन्ग, वेयर इज कोरिलेशन लेस देन ये 0.5 इज जनरली डिस्क्राइब एज वीक। अगर 8 से ज्यादा, वैसे तो कहा जाता है कि 0.5 से ज्यादा, पर मान लिया जाता है कि अगर 8 से ज्यादा है तो उसे पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये -5 से नीचे जा रहा है तो उसे बोला जाएगा कि ये वीक है। -5 से नीचे मतलब जितना जितना नेगेटिव में जाओगे, तुम बोलोगे -8 0.8, तो ये बहुत वीक हो गया ना, इधर करके 0 के पास आएगा तो उसका मतलब सही है। -0.2 इसका मतलब ये यहाँ पे 0 के पास एक तरीके से, तो ये स्ट्रॉन्ग की तरफ चला दिया। तो ये इस डेटा को समझने का तरीका कि जो भी आंसर आएगा, जो भी तुम r से जो भी तुमने फॉर्मूला लगाया इस पूरे का, अब जैसे कि क्या ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का जो भी तुम इसको कैसे पुट करोगे, उसके बाद ये डेटा निकाल रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसमें क्या चाहिए उनको, ये चाहिए, इसको निकालने का क्या तरीका है इसके अंदर। तो उसके बाद में जो भी तुमने आंसर निकालोगे, इसके नीचे जो आंसर निकला, जैसे ये यहाँ निकला, ये r इज इक्वल टू 0.6, ये देखो 0.67, द हाइट दस ऑफ फादर एंड सन हैव ए पॉजिटिव कोरिलेशन। तो 0.6 माइनस में नहीं आया, प्लस में है, तो +0.6 आया है। इसका मतलब स्केल में ये रिश्ता पॉजिटिव की तरफ है। और 0.8 आ जाता तो काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप माना जाता है उसके अंदर। तो ये इसको इंटरप्रिटेट करने का तरीका है। बस तुमको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये सब पढ़ना चाहो तो सेम ही चीज है कि भाई दो तरीके का डेटा है। कैसा है, ये x लिखा हुआ है, ये सारा x लिख दिया, y लिखा हुआ है, y लिख दिया, इसके अंदर ये सारा डेटा ऐसे लिख दिया। अब इसका क्या किया, इसको ये हमारा मीन निकाला, इस मीन से माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, ऐसे ही इसका मीन निकाला, उसका स्क्वायर किया और जो भी किया, फिर उसके बाद इसको और इसको इंटू किया, शायद डी और एक्स को क्या हुआ, ये डी और एक्स को dx और dy इसको इंटू किया गया है। dx और dy क्या चीज़ है, dx ये है और dy ये चीज़ है, इनको इंटू किया है, 3 दूनी 6, हाँ इसको सेम चीज़, इसको और इसको इंटू किया गया ऐसे करके। उसके बाद में इसका नीचे का सारा टोटलिंग है। इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज पुट करनी थी पुट करी और आंसर आ गया। तो बेसिक सी चीज़ है कि तुम्हारे पास अगर ये 2 लाइनें हैं, तुम्हारे पास ये 2 तरीके का तुमने डेटा इकट्ठा कर लिया, जिसमें फादर और सन्स की हाइट और भी रखी गई, इसकी हाइट और इसकी हाइट, भले हाइट और वेट होती, अगर 2 चीज़ें होती, तो हम यहाँ फादर और सन में कंपेयर कर रहे हैं। मान लिया कि अगर एक ही मतलब फादर्स की ही हाइट और फादर्स का ही वेट होता, तो भी दो लाइनों के अंदर हमारे पास कोई अगर डेटा है तो उसका आपस में रिलेशनशिप हम देख रहे हैं इस फॉर्मूले से, बस। और इस फॉर्मूले से ये जो आंसर आता है उसको हम इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि भाई उस स्केल के अकॉर्डिंग, जैसे तुमको ये स्केल बताया कि पॉजिटिव वाली साइड है या नेगेटिव वाली साइड है, तो मैंने तुमको ये स्केलिंग दी इस तरीके से कि भाई जो रिलेशनशिप होगा एक स्केल की तरह समझ लो। 0 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, ये r की वैल्यू है। जो भी r की वैल्यू आएगी, जितना इधर जाएगी उतना बढ़िया है, जितना इधर जाएगी उतना उतना खराब है, इस तरीके से, ठीक है। हाँ ओके, ये हुआ कोरिलेशन के बारे में। अब है रिग्रेशन के बारे में। इसके 2 शॉर्टकट मेथड है, 2 फॉर्मूले हैं, दोनों उसमें दे रखे हैं और दोनों की कैलकुलेशन सर वाली किताब में दे रखी है। एक ही पढ़ लो, बहुत है, समझ लोगे उसके अंदर पढ़ने का। अब है रिग्रेशन। रिग्रेशन वर्ड में तुम्हें बताऊंगी जो तुम्हें बताया कि भाई नेक्स्ट चीज
जो अगर तुमने कोरिलेशन पता कर लिया आपस में, अब भी देख लिया कि 0.6 आ गया जी कोरिलेशन, अब इसका कहीं यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले का। अब ये देखो इसका फॉर्मूला देखो, इसके अंदर तुमको मैं इस एग्जांपल से समझाऊं तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे उसका कुछ रिलेशनशिप पता चल जाए, जैसे कि अब कोई भी मान लिया कि फादर की मीन हाइट उसने बोला कि ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका ये है, ऐसे ही सन की ये है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। तो ये देखना चाहते हैं कि भाई फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो एस्टिमेट द मोर लाइकली हाइट ऑफ ए फादर हुज सन हाइट इज 70। एक नया डेटा पॉइंट दे दिया गया 70, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास हम ये देखना चाहते हैं, अगर मैं एक फादर का जो हमारे पास ऑलरेडी सारा डेटा अवेलेबल था, जो ऊपर वाली जैसे लाइनों में अवेलेबल है कि भाई ऐसे करके सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल था। अब उसमें से कोई एक डेटा पॉइंट नहीं है, मान लिया कि मैंने किसी के बारे में पता करना चाहती हूँ जो है 70। अब 70 के बारे में कि भाई 70 अगर किसी की हाइट थी तो उसकी फादर की, तो उसकी सन की हाइट होने के क्या चांसेस थे। इसके लिए इसका पता करने के लिए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें सोल्यूशन में ये बोल रहे हैं द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द हाइट एंड वेट इज 0.8। मान लिया अगर उन्होंने दे दिया, ऊपर वाला नहीं है, कोई नया ही है डेटा, बस उसमें ये उसका दे रखा है, तो उन्होंने बोला क्या ये फॉर्मूला करो और फॉर्मूले में ये पुट करो उसके अंदर, तो जो आंसर निकलेगा 1.12। अब उसका सेकंड जो भी उसके अंदर मेथड में डालना है, क्योंकि ये दो होता है, ये वाली और ये वाली ऐसे करके, इसमें वो मैटर डलता है, मतलब जो भी कैलकुलेशन डलेंगी और उससे आंसर आएगा। उस आंसर से ये क्या निकला, हाइट ऑफ फादर हुज सन हाइट इज 70 इज एस्टिमेटेड द वाई ऑफ 70 पुटिंग दिस 72.6। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर ये दे दिया कि जिसकी फादर की हाइट 70 है उसके बेटे की हाइट 72.6 होने के चांसेस है। तो ये मैथ इसने दे दी। हाँ उसमें पूछ। कोरिलेशन समझ आया? हाँ, कोरिलेशन मतलब एक तरीके से कोई हमने उन दोनों का आपस में जो भी डेटा है, जो भी डेटा अवेलेबल था उस पर थोड़ी मैथ लगाई और देखा कि आपस में वो दोनों कितने रिलेटेड है। उससे कोई आर वैल्यू आई, उस आर वैल्यू को एक नए तरीके के फॉर्मूले में डाल दो, जिससे पता चलेगा कि जो चीजें तो हमें पता थी ये तो हमने डेटा ऑब्जर्व करके रखा हुआ था और कोरिलेशन ने हमें इसका तो आंसर दे दिया, लेकिन अगर कोई नई चीज है, नया डेटा पॉइंट है, उसके बारे में मुझे पता नहीं, एक चीज का तो पता है और दूसरी चीज का नहीं पता, तो ये जो आर निकला है ये मुझे हेल्प करेगा इस नए डेटा पॉइंट के बारे में पता करने में। नेक्स्ट, प्रेडिक्शन करने में। यहां तो हमने क्या किया कि भाई, एक सेकंड में दिखाती हूँ जो एग्जाम्पल है, ये हमारे पास जो ये क्या है, ये तो मेरे पास ऑब्जर्व्ड है ना, ये तो मुझे पता है। अगर इसके आगे मुझे एक चीज नहीं पता करनी है, मतलब 80 है किसी का और ये पता करना हो तो कैसे पता करूं, उसे कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेस करना, उसका वर्ड का जो मतलब है रिग्रेस करना, एक तरीके से उसका कुछ निकालना, मतलब समथिंग नॉर्मल सी की तरफ लेके जाना, उसको घटने की तरफ उसका आंसर लेके जाना। इस वर्ड से कंफ्यूज मत करना, उसका मतलब ये है कि कोरिलेशन अगर तुम्हें पता हो तो अगर उस चीज को तुम उसी चीज पे एक तरीके से इस गाड़ी को चढ़ा दो कि भाई अगर इनका आपस में ये रिश्ता चल रहा है किसी पॉइंट का, आर वैल्यू ये निकल रही है एक तरीके से, तो इस आर वैल्यू से इस पॉइंट से ये पॉइंट पता किया जा सकता है, उसे कहते हैं रिग्रेशन। बस इससे ज्यादा इस पे बोलने वाला। तो यहाँ तक तो जो पता है उस पता का तुम रिश्ता निकाल लो फॉर्मूला डाल के, उसे कहते हैं ये, और उसके आगे इसी डेटा पॉइंट के अंदर ये सेम ही चीज का तुमको कुछ निकालना है और ये एक चीज का पता करना है, एक चीज पता है दूसरी चीज नहीं पता, तो इसको कहते हैं रिग्रेशन। सिंपल सी बेसिक सी चीज है इसके अंदर। अब इसको थोड़ी थ्योरी में पढ़ते हैं। इसके अंदर During experiments, there are situations when it is necessary to estimate or predict the value of one character from the knowledge of other character, such as to estimate height when weight is known. This is possible when two or are linearly correlated. This is done by finding another constant, that is regression coefficient. ये एक बात है। जैसे अभी तक हम डेटा समझते आ रहे थे कि भाई अगर हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तभी हम उस पर टेस्ट लगा रहे हैं, और अगर किसी का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो डेटा, तो हम दूसरे तरीके के टेस्ट लगा रहे हैं, पैरामेट्रिक लगा रहे हैं या नॉन पैरामेट्रिक लगा रहे हैं एक तरीके से। और इसमें
इस कोरिलेशन में हम ये समझ के चलते हैं कि ये जो रिश्ता है वो लीनियर है, मतलब जो डेटा होगा वो लगभग ऐसा सा ही है। लेकिन अगर कोई डेटा ऊपर नीचे ऐसे 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 है तो हम उस पर कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई कोरिलेशन ही नहीं है। कोरिलेशन नहीं है तो आर इजगल टू हमारे पास 0 है, तो हमारे पास आर 0 है तो हम रिग्रेशन भी नहीं पता कर सकते उसका। तो हम ये समझ के रखते हैं अगर हमें आर कुछ मिल रहा है, अगर कुछ तो मिल रहा है, इसका मतलब ये लाइन तो कहीं बन रही है, कहीं तो कुछ मिल रहा है। तो लीनियरली अगर आपस में कोई चीज रिलेटेड है, मतलब एक कोई लाइन बनती उनकी, तो आर कुछ मिलता है, इस आर के मिलने से हम कोई उसका रिग्रेशन आगे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये सबसे हो जाता है कि अगर दो आर लीनियरली कोरिलेटेड तो हम उसका कुछ आगे पता कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन है। ग्राफिकली क्या करते थे, अभी तो मैथ लगा दी, पहले क्या करते थे वो लोग, कुछ नहीं करते थे, डेटा पॉइंट डालते थे इधर, जैसे कि x बना लिया, ये y बना लिया, और वो ना लाइन बना दिया, जैसे उन्होंने कोई भी डेटा पॉइंट बना दिया, उसके बाद ये लाइन बना दी ऐसे करके। अब वो देते थे कि भाई मुझे बता दो 70 नंबर पे, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में एक डेटा पॉइंट है, वो कहते हैं इस पे लाइन लगाओ और इस पे लाइन लगाओ ऐसे करके परपेंडिकुलर। तो ये जो डेटा पॉइंट आवा इसका आंसर निकालो, ग्राफिकली उस चीज का आंसर निकाल लेते थे। लेकिन ये देखते थे कि भाई ये 100% सच नहीं है, अब इसी चीज को उन्होंने मैथमेटिकली लगा दिया। वरना आज भी बहुत लोग ऐसा करते हैं इसके अंदर कि भाई ये परफेक्टली हो, सही डेटा पॉइंट्स हो, सही ग्राफिकल हो, सब कुछ हो, तो ये डालो और उसमें निकालो, ये जो इसका आंसर आ जाएगा। यही तो निकाल रहे हैं कि एक चीज पता है, उसकी दूसरी चीज का पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसमें कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जब डेटा पॉइंट इतने बिखरे हुए हैं तो तुम लाइन नहीं ढंग से लगा सकते कि भाई अगर या तो बिल्कुल ही डेटा पॉइंट ऐसे ऐसे से रखे हो तो तुमने ये लाइन लगाई और उसके बाद ही परफेक्टली प्लस इसका 1 इसका आएगा जब तुम कैलकुलेट करोगे इसका रिश्ता, और उसके बाद में तुम यहाँ लगाओ और उसके बाद जो यहाँ लगाओ, ये तो परफेक्ट आंसर होएगा। लेकिन जब कोई चीज इतनी परफेक्टली डेटा पॉइंट में बैठी ही नहीं हुई तो तुम ये लाइन यहाँ लगा सकते थे, यहाँ लगा सकते थे, यहाँ लगा सकते थे, यहाँ से लगा सकते हो, कैसे भी लगा सकते हो। मतलब ये तो फिर भी बहुत मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग लगा दी मैंने, मान लिया अगर थोड़ी सी हो, पार्शियली पॉजिटिव मान लिया जाए, ऐसे करके पार्शियली पॉजिटिव है। अब तुम ये लाइन यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो जिसका कोई नियम ही नहीं है जिस लाइन का, तो फिर उसके बाद जहाँ मैं इसको मानूं या इसको मानूं या मैं इसको मानूं, तो मेरे आंसर्स क्या रह जाएंगे? मेरे आंसर्स की बहुत बड़ी रेंज निकल आएगी। तो ये रेंज कंफ्यूज करेगी, इसलिए इसका थोड़ा मैथमेटिकली रूप दे दिया गया फॉर्मूले से। निकल ये यही रहा है, एक आइडिया कि अगर एक पॉइंट है तो दूसरे पॉइंट का मुझे आइडिया मिल जाए, बस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिया कि रिग्रेशन का मतलब हमें एक नई चीज का पता करने की दी है। हाँ उसमें पूछ। अच्छा ठीक है, तो अब उसके बाद में आगे क्या पढ़ना है? थ्योरी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, समझना ही है। जो थोड़ी सी भी पढ़ोगे ना तो तुमको कंफ्यूज करेगी, इसलिए मैं तुमको उतना ही समझा रही हूँ। उतना किस बंदे ने दिया? इस बंदे ने दिया, इसका नाम क्या था? गैल्टन। ठीक है, इसने लगाया कहाँ पे था? उसने फादर और सन की मतलब टॉलनेस पे लगाया था, मतलब उसने जेनेटिक्स कुछ पढ़ रहा था, तो जेनेटिक्स पे लगाया था और उसने उसका नाम रिग्रेशन दिया था एक तरीके से, और मीडियोक्रेसी। मतलब उसने देखा कि भाई रिग्रेशन वर्ड उसने कैसे दिया? रिग्रेस करने से, जिसे बोलते हैं। दो सर गैल्टन यूज द टर्म रिग्रेशन इन स्टडिंग हेरिडिटरी, द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन इज नाउ एक्सटेंडेड टू अदर स्फीयर्स ऑफ फिनोमेना which has a tendency to regress or set back to the normal or a general average. The concept of regression is very helpful in studying the correlation. मतलब ऐसे तो उसका टर्म देखोगे ना तो रिग्रेस का मतलब होता है कि भाई जैसे कि अगर कोई डेटा, मतलब अगर जैसे बोलते हैं कि ज्यादातर हम बोल रहे हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा डेटा यही आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो इसी हाइट के बीच में सारी हाइट्स आती हैं। मतलब देखा जाए कि भाई लगभग लोग 5-5.5 फीट के आसपास है, इस इधर आने के चांसेस बहुत कम है। तो हम देख रहे हैं कि नेचर में ज्यादातर लोग अंदर की तरफ, मतलब ज्यादा डेटा यहाँ आता है। तो उसने ये देखा कि ये पढ़ने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली में, वो देख रहे थे कि फादर की हाइट और अगर सन्स की हाइट है तो ज्यादातर डेटा कहाँ आ रहा है। तो उसने देखा कि ज्यादातर ये रिग्रेस होता है, अंदर की तरफ जाता है, मतलब ज्यादातर जितने मैक्सिमम लोगों की हाइट है वहीं आने के ज्यादा चांसेस है। मतलब अगर किसी फादर की हाइट 2 जनरेशन में देखिए, अगर किसी फादर की हाइट बाई चांस ये थी और उसके सन की हाइट उन्होंने नोट करी, ये तो मैं ऑफ द टॉपिक बता रही हूँ, मतलब यहाँ नहीं लिखा हुआ, एग्जाम समझने के लिए कि ये वर्ड रिग्रेशन समझने के लिए जो इस बंदे ने किया कि उसने देखा कि भाई अगर किसी की ना ऑड हाइट थी, मान लिया उसका 7 फीट का फादर था,
तो उसके बच्चे की हाइट ऑफ बीट होने की क्या चांसेस थे। तो उसने एक जनरेशन में देखा, दूसरी जनरेशन में देखा, तीसरी जनरेशन में देखा, तो उसने देखा कि भाई जैसे जैसे मतलब वो हाइट ना नॉर्मल की तरफ जाती है, हर जनरेशन में, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जरूरी नहीं सबकी हाइट साथ ही जा रही होगी, वो तो एक निकल आया, उसका बच्चा उससे कम रहेगा, उसका बच्चा और उससे कम रहेगा, तो इसे कहते हैं वो रिग्रेस हो रहा था नॉर्मल दुनिया की तरफ, नॉर्मल जहाँ सारी दुनिया का डेटा जा रहा है वहां जाने की तरफ वो बॉडी उसकी जेनेटिक्स उसको पुश कर रही थी। तो ये जेनेटिक्स में देखा गया रिग्रेशन, तो वर्ड आया वहां से। अब इसका मतलब उन्होंने आइडिया ले लिया कि कोई रिश्ता होता है कि अगर यहाँ की तरफ जाता है तो इसका मतलब कोई रिश्ता है, अगर लाइन बन जाए तो वो आगे की तरफ का कुछ ना कुछ आइडिया दे देगी, पीछे की तरफ का, इधर का आइडिया दे देगी। तो ये वर्ड वहां से निकला। इसे थोड़ा ये कंफ्यूज करता है कि यार क्या मतलब है इसका, इसका में ठीक है। द लीनियर, अब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, लीनियर ही पढ़ रहे हैं, और ये उटपटांग अगर उनके कोई ऐसा कुछ है जिसका हम लाइन नहीं बना सकते वो हम पढ़ते ही नहीं है, हमें नहीं पता उसका, कोई हम तुक्का भी नहीं डाल सकते। In linear relation, the relationship between the two variable x and y is linear. Line बन रही है. In order to estimate the best average value of two variables, two regression coefficients are required. They are used separately. अब हम जो ये तुक्का निकाल रहे हैं, जो भी हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम दो फॉर्मूले लगते हैं। एक की वजह से, x की वजह से y पे क्या फर्क पड़ रहा है, या y की वजह से x पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये निकालने की कोशिश करते हैं। कि अगर ये आया, जैसे हमने कहा ग्राफ पे यहाँ लगाया और यहाँ पता कर लिया, तो इसमें देखते हैं कि ये इसके उल्टा भी तो कर सकते हैं ऐसे करके, मतलब ये यहाँ आने के लिए। तो उसको समझने के लिए कि भाई एक x की वजह से y पे क्या फर्क पड़ता है और y की वजह से x पे क्या फर्क पड़ता है, इसके दो फॉर्मूले बनते हैं और वो मैथ्स में आगे ये यूज करते हैं। बस इसको इतना ही समझो, इससे ज़्यादा बोझ डालोगे तो फिर जाएगा दिमाग। यहाँ तक ही पढ़ना है, ये तो अगला है, ये वाला प्रेडिक्शन वाला, यहाँ तक ही पढ़ना है इसके अंदर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन सेम चीज़ रखी है, ये इतना भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, कोई फॉर्मूले दो पढ़ने हैं बस। और इसके अंदर पढ़ना समझना क्या था, अब ये उसकी बुक से पढ़ाती हूँ मोबाइल में। पढ़ी क्या, 4 लाइनें रिग्रेशन में, ये इसकी डेफिनेशंस, ये 2 पैराग्राफ्स और 2 फॉर्मूले, दैट्स इट। और ये चीज़ मैं तुमको बताती हूँ कि भाई ये जो दो फॉर्मूले हैं उसमें तो पढ़ लो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिग्रेशन इक्वेशन एक्स एंड वाई शुड बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग और टाइमिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ वाई, एंड द रिग्रेशन इक्वेशन वाई एक्स शुड बी यूज प्रेडिक्टिंग द एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वाई। जैसे कि अब ये 2 लाइनें हैं, अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा, एक्स और वाई वाली, जब ये बोल रहा है गिवन वैल्यू इज वाई, जब वाई हमें पता है गिवन तो ये लगाएंगे, और जब हम एक्स हमें गिवन है और वाई का पता करना है तो ये लगाएंगे बस। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वाई, जो यहाँ पे दे रखी है ये वाली एक्स वाई, ये गलती से उल्टा लिखा गया यहाँ पे, should be used for predicting or timing the value of x for the given value of y। अगर y का पता है तो ये वाला यूज करेंगे और x का पता है तो ये वाला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूले में देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x पता कर रहे हैं और वैल्यू हमें पता है y की, यहाँ पे y पता कर रहे हैं और वैल्यू पता है हमें x की। फॉर्मूला ही बता रहा है कि भाई इजिकल टू के सामने जो वैल्यूज पता होंगी वही डालोगे ना, और पता करना चाहते हो वो यहाँ होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम ये x की वैल्यूज पता कर रहे हैं जब हमें y पता है, y की वैल्यूज पता कर रहे हैं तो हमें x पता है इस टाइम। तो सिंपल सी बेसिक सा है इसके अंदर। अब महाजन की बुक से पढ़िए, डन, बहुत ज़्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं है। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है, मेरे को लगता है सबसे आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ी पढ़ोगे जब उसकी पूरे पेज की तो तुम्हें समझ आ जाएगा। स्क्रीन शेयर, हाँ। रिग्रेशन इन एक्सपेरिमेंटल साइंसेस, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द कोरिलेशन समझने के बाद, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द कोरिलेशन between two variables, there are situations when it is necessary to estimate or predict the value of other character.
from the knowledge of one character, such as to estimate height when weight is known. It is possible when the two are linearly correlated. सेम ही लैंग्वेज है, मुझे लगता है सर ने और किताब में सेम ही बात लिखी है. और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं. रिग्रेशन मीन्स द चेंज ऑफ, हाँ, रिग्रेशन मीन्स change in the measurement of a variable character on the positive or negative side beyond the mean. Regression means change in the measurement of a variable, मतलब जो मैंने ग्राफ बनाया उसके अंदर जो भी लाइन थी मेरी, उसमें किसी एक चीज को मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, तो इसके चेंज होने से यहाँ पे क्या चेंज आता है. मतलब अगर मैं यहाँ लगाऊं तो ये यहाँ आएगा, अगर मैं यहाँ लगाऊं तो इसमें क्या चेंज आएगा, अगर मैं यहाँ लगाऊं तो क्या चेंज आएगा. तो एक के बदलाव से दूसरे में कितना बदलाव आता है. जरूरी है, मतलब मैं यहाँ एक पॉइंट खिसकूं, जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ बना लो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जैसे लिख दिया, तो मैं तो यहाँ 5 से 6 में जा रही हूँ. तो ये 5 से 6 में जाने में यहाँ पे कितना खिसकता है, हो सकता है 10 पॉइंट खिसक जाए. 6 में जाऊंगा तो पता चले ये यहाँ पे जाके खिसक जाए. तो इसका मतलब किसी एक चीज के हिलने से दूसरी चीज में कितना ज्यादा बदलाव है. ये तो हम देख रहे हैं 1 डिग्री हमारा टेम्परेचर हिला था और यहाँ पे 8 बीट हिल थी, कुछ और भी हो सकता है ऐसे करके. तो ये है. तो रिग्रेशन मीन्स चेंज इन द मेजरमेंट ऑफ ए वेरिएबल करेक्टर ऑन द पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बियॉन्ड द मीन. ऐसे करके किसी साइड, मीन इसका सेंटर होता है, मीन इसका है, तो इधर या इधर जो भी है, तो एक से दूसरे में क्या चेंज आता है. रिग्रेशन कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ चेंज इन द वन डिपेंडेंट. हाँ, कोफिशिएंट ये होता है, सॉरी, कोफिशिएंट ये, और जो रिग्रेशन है वो ये वाली साइड या ये वाली साइड, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड की तरफ जो होता है चेंज, उसे कहते हैं. सॉरी, मैंने गलत बोल दिया. रिग्रेशन मीन्स चेंज इन द मेजरमेंट ऑफ ए वेरिएबल कैरेक्टर ऑन द पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बियॉन्ड द मीन. मीन के इधर है या इधर है. और रिग्रेशन कोफिशिएंट is a measure of change in one dependent character with one unit change in the independent character. अगर एक यूनिट ये बदल रहा है, 1 डिग्री ये बदल रहा है, तो इसमें कितना फर्क आ रहा है, उसे कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट. इसको समझने का ये पूरा आगे उन्होंने समझा रखा है इसके अंदर. और हाँ, अब इसने पहले ये ग्राफ दे रखे हैं, उसको इसमें जो मैंने सर वाली किताब से बता दिए वो उन्होंने ये बता दिए. परफेक्ट कोरिलेशन है, उसका -1 होता है, +1 होता है, फिर उन्होंने दे रखा है. इसके अंदर याद रखिए फिगर 12.1 में सी और डी के अंदर 2 लाइनें डाली, उसे रिग्रेशन लाइन बोला है. वन इज x ऑन y एंड अदर इज y ऑन x. ये दिखाते हो तुमको. ये वाली एक्स्ट्रा जो 2 लाइनें थी, बस 2 मिनट का है, इससे कुछ नहीं इसमें. तो ये जो लाइनें बनाई थी, ये वाली, ये जो है ये वाली, तो ये लिखा है x ऑन y, y ऑन x. जैसे ये लिखा हुआ है x ऑन y और y ऑन x. ये रिग्रेशन लाइन है कि एक की वजह से दूसरे में क्या बदलाव आता है, ये समझने के लिए बस. ये सी डी इसमें लिखा है, CD 12.8. ये इसे रिग्रेशन लाइंस बोला जाता है. ग्राफिकली यूज करिए कि इसका पता करने के लिए, पर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, मैथ्स यूज कर रहे हैं. मैथ्स में हम क्या यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि ये लाइंस होती हैं, और व्हेन देयर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन द 2 रिग्रेशन लाइंस विल कोलाइड एंड बिकम वन स्ट्रेट लाइन, जो कि हम उसमें देख रहे हैं. तो ये जो फर्स्ट वाले में कि अगर आपस में रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट है तो बिल्कुल ऐसा हो जाती है. जो लाइन देखी कि भाई x और y वाली हम एक में देख रहे हैं कि ये x वाली है, ये y वाली है, और जब पूरे ग्राफ के अंदर एक ही लाइन दिखे, इसका मतलब आपस में रिलेशनशिप बहुत एक ही था. तो रिग्रेशन लाइन से बनी उसके अंदर. ठीक है, अब उसके अंदर क्या करना है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये थोड़ी सी थ्योरी एक पैराग्राफ की. बाकी रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x इज डिनोटेड, जो सर वाली उसमें फॉर्मूला वाली किताब वो देख लो, भले ये देख लो उसके अंदर कि ये सेम ही चीज़ का. इफ कोफिशिएंट को ऑलरेडी कैलकुलेटेड द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज डिराइव्ड बाय दिस. और अगर
मीन अगर ऑलरेडी और या वाई का ये सेम ही जो सर ने दिखाया उसी को इसने एस डी के रूप में लिख दिया। सर ने उस एस डी को एक्स बार माइनस वाई बार ऐसे करके कुछ घुमा के लिखा, ये रहा ये वाला, सर ने ये फॉर्मूला दिया हुआ। इफ मीन आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड तो ये फॉर्मूला, ये 3 तरीके के फॉर्मूले, जैसा जैसा मैटर अवेलेबल है। अगर एस डी अवेलेबल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ तरीके का, एस डी मिला हुआ है उसके अंदर। अगर एस डी नहीं मिला हुआ, मीन तो मीन निकालो। अगर मीन भी नहीं है और सिंपल डायरेक्ट मेथड है अडॉप्ट करने के लिए तो ये है। तो 3 तरीके के फॉर्मूले इसमें दे रखे हैं। आगे लिखना कुछ नहीं है, मतलब कैलकुलेट करने के लिए सीधा एक एग्जाम्पल से तुमको समझा दिया, ना करना। रिग्रेशन लाइन क्या होती है ये तुमको ऑलरेडी बता दिया, वरना पूछेंगे नहीं। बस ये पूरा फॉर्मूला कि भाई ये इक्वेशन बनती है एक्चुअली, ये इस इक्वेशन के सारे ये काम कर रहे हैं। इतना डेप्थ में बच्चा, बस इतना ही समझो उसके बाद ये चैप्टर खत्म है इसका। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ये भी नहीं करने की ज़रूरत है। ये पढ़ सकते हो लास्ट में जो समरी दे रखी है। पर देयर आर 2 मेथड टू फाइंड वेदर 2 वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कोरिलेटेड। मैथमेटिकली फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हिच इज मेजर्ड इन मेजर ऑफ रिलेशनशिप एंड एससी टू रूल आउट बाय चांस। ग्राफिक प्लॉट करते हैं, तुम्हें बताया मैथ से प्लॉट करते हैं ये। और अगर प्रोपोर्शनेट वैल्यू है तो मैथमेटिकली निकालते हैं कोएफिशिएंट निकालने से, और ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई लाइन। और अगर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज प्रोपोर्शनेट टू ईच वैल्यू ऑफ हाइट एंड वेट तो मैथमेटिकली निकालते हैं, ग्राफिकली निकालते हैं। ये तुम्हें बता दिया कि ऐसा कुछ मैटर अवेलेबल, जब तुम सारा समझ लो अच्छे से तब ये पढ़ना लाइन। ये मतलब एक समझ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझने के लिए बेसिक्स ही बस। इसका मतलब कि कोरिलेशन नाम की कोई चीज़ थी, और कोरिलेशन हम कोई ग्राफ, दो चीज़ों का रिश्ता देख रहे थे। ज़्यादातर उसको ग्राफ पे बना लेते हैं, कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उस लाइन के बाद में देखते हैं कि भाई एक फॉर्मूला लगा के कि आपस में कितना का रिश्ता है, जिसे आर से डिनोट कर रहे हैं एक के अंदर, और रो से डिनोट कर रहे हैं दूसरे के अंदर। और अगर आर पता लग जाता है तो हम रिग्रेशन तक उसका आंसर निकाल सकते हैं। 2 फॉर्मूले हैं, इसके भी आगे के भी जैसा जैसा डेटा है रिग्रेशन की तरह, वैसे एक ही फॉर्मूला है, वैसे अलग अलग तरीके का डेटा। अगर जिस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो 3 तरीके का फॉर्मूला अवेलेबल है इसके अंदर रिग्रेशन निकालने का। और कोफिशिएंट उसका कोरिलेशन का 2 तरीके का डेटा है, दोनों का अलग अलग हो सकता है ग्रुप्ड के भी 2 फॉर्मूले और अनग्रुप्ड के भी 2 फॉर्मूले हो भी सकते हैं किसी बुक में, पर ज़्यादातर एक ही फॉर्मूला इसके अंदर। आप बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? प्रणाम यार, डन।